दिल्ली की उस उमस भरी दोपहर में अदालत के कमरे के भीतर की हवा बाहर के मौसम से भी ज्यादा भारी और घुटन भरी थी। नंदिनी रायचंद ने अपनी मेज पर रखे तलाक के कागजों को एक अजीब से अभिमान के साथ देखा, जैसे कि वे किसी दुखद अंत का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का विजय उद्घोष हो। उसने अपनी कीमती रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और सामने बैठे आदित्य की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक गहरा और शांत समंदर लहरा रहा था। नंदिनी को लगा कि उसका पति उसकी महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान में एक भारी पत्थर की तरह है, जिसे पीछे छोड़े बिना वह न्यायपालिका के आसमान की उन बुलंदियों को नहीं छू सकती थी, जिनका सुनहरा सपना उसने अपने बचपन से देखा था। सुप्रीम कोर्ट में अपनी हालिया नियुक्ति की संभावनाओं के चलते नंदिनी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और उसे अपनी हर दलील पूरी तरह सही लगती थी। उसके लिए सफलता का अर्थ केवल ऊंचे पद, चमकती हुई गाड़ियां और समाज में रसूख था, जबकि आदित्य अभी भी एक साधारण न्यायाधीश के रूप में अपनी पुरानी आदर्शवादी दुनिया में सिमटा हुआ था। उसे आदित्य की वह संतोषी प्रवृत्ति और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा अब कायरता और पिछड़ेपन की निशानी लगने लगी थी, जो कभी जवानी के दिनों में उसे आकर्षित करती थी। नंदिनी ने मन ही मन सोचा कि वे दोनों अब दो अलग अलग किनारों की तरह हो गए हैं, जिनके बीच बहने वाली संवाद की नदी का पानी अब पूरी तरह सूख चुका है। कमरे में छाई उस असहज खामोशी को तोड़ते हुए नंदिनी ने तीखे स्वर में कहा कि अब उनके रास्तों का अलग होना ही दोनों के लिए एकमात्र तार्किक और उचित विकल्प बचा है। उसने अपनी कलम उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जो उनके 15 साल के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त करने वाले थे। उसकी आवाज में एक भी कंपन नहीं था, न ही उसकी आंखों में कोई नमी थी, क्योंकि उसकी नजर में यह विच्छेद एक भावुक त्रासदी नहीं, बल्कि एक आवश्यक करियर सुधार था। उसने आदित्य से कहा कि उसे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसकी रफ्तार और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, न कि कोई ऐसा जो उसे नैतिकता की पुरानी बेड़ियों में जकड़कर रखना चाहता हो। आदित्य ने मेज पर पड़ी कलम को बहुत ही धीरज और शांति के साथ उठाया, जैसे वह कोई कानूनी फैसला नहीं, बल्कि किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा पूरा कर रहा हो। उसके चेहरे पर न तो क्रोध की कोई रेखा थी और न ही अपमान का कोई भाव, बस एक ठहरा हुआ दुख था जो शब्दों की सीमा से परे था। वह हमेशा से ही बनारस के घाटों की तरह शांत और गहरा था, जहां जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही भाव से स्वीकार किया जाता है। उसने नंदिनी के तर्कों का कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि जब अहंकार का शोर बहुत तेज होता है तो सत्य की धीमी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। इसलिए उसने इस अंतिम क्षण में मौन रहना ही बेहतर समझा। हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य ने अपनी कुर्सी से उठते हुए नंदिनी की आंखों में सीधे देखा और बहुत ही मृदु स्वर में अपने अंतिम शब्द कहे। उसने कहा कि जीवन एक चक्र है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जो कभी न कभी हमें उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हम भागे थे। उसने उसे याद दिलाया कि कर्म का सिद्धांत किसी पद या प्रतिष्ठा को नहीं पहचानता, वह केवल मनुष्य की नीयत देखता है। उसके शब्दों में कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक अनुभवी भविष्य दृष्टा की चेतावनी थी, जिसे नंदिनी ने उस समय अपने अहंकार के नशे में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसे एक हारे हुए व्यक्ति की हताशा मानकर तिरस्कार से मुंह फेर लिया। आदित्य अपना छोटा सा सूटकेस लेकर उस आलीशान सरकारी बंगले से बाहर निकल गया, जिसमें अब केवल नंदिनी और उसकी बेहिसाब महत्वाकांक्षाएं शेष रह गई थीं। जैसे ही मुख्य दरवाजा बंद हुआ, घर के भीतर एक अजीब सी शून्यता गूंज उठी, जिसे नंदिनी ने अपनी तथाकथित जीत की खुशी में महसूस करने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत अपनी फाइलों को खोला और अगले दिन की सुनवाई की तैयारी में जुट गई, यह सोचते हुए कि उसने अपने पैरों में बंधी जंजीरों को तोड़ दिया है। उस रात दिल्ली की सड़कों पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मानो प्रकृति उस पवित्र बंधन के टूटने पर रो रही थी,
जिसे बचाने की कोशिश एक पक्ष ने कभी की ही नहीं थी। 5 साल बीत चुके थे और नंदिनी रायचंद अब सुप्रीम कोर्ट की एक सम्मानित और प्रभावशाली न्यायाधीश बन चुकी थीं। लुटियंस दिल्ली के उस विशाल और भव्य सरकारी बंगले में रहते हुए उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका सपना उसने अपनी युवावस्था में देखा था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठने से लेकर देर रात तक कानूनी फाइलों में उलझे रहने तक सीमित थी, जहां शक्ति और अधिकार का नशा उसे हर पल घेरे रहता था। हालांकि संगमरमर के ठंडे फर्श और दीवारों पर टंगी महंगी कलाकृतियां उस घर की भयानक और गहरी खामोशी को छिपाने में असमर्थ थीं। सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि भीड़ के बीच भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। जब उसके पास अपना दुख साझा करने वाला कोई अपना न हो। हर रात जब वह अपने शानदार डाइनिंग टेबल पर अकेली भोजन करने बैठती थी तो चांदी के बर्तनों की चमक उसे अपनी खोखली जीत का तीखा एहसास कराती थी। घर के नौकर उसकी हर छोटी से छोटी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में छिपी थकान और सूनेपन को पढ़ने का साहस नहीं रखता था। नंदिनी अक्सर अपनी पुरानी यादों को कुरेदती थी और सोचती थी कि क्या उसने अपनी खुशी को करियर की वेदी पर बलिदान कर दिया है। आदित्य की यादें, जिसे उसने पिछड़ेपन और महत्वाकांक्षा की कमी का प्रतीक मानकर छोड़ दिया था, अब अक्सर बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके ख्यालों में चली आती थीं। वह अपने दिल को यह कहकर बहलाती रही कि अतीत को पीछे छोड़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक सुबह अदालत के गलियारों में अचानक भारी हलचल मच गई और दबी जुबान में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया, जो बड़े बदलाव का संकेत था। खबर आई कि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने गंभीर स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले पद छोड़ने का निर्णय लिया है और राष्ट्रपति भवन से नए नाम की घोषणा किसी भी क्षण हो सकती थी। नंदिनी को पूरा विश्वास था कि वरिष्ठता और दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों के आधार पर किसी जाने माने चेहरे को ही यह पद मिलेगा, शायद कोई ऐसा जिसे वह अपने तर्कों से आसानी से प्रभावित कर सके। उसने अपने चैम्बर में बैठकर समाचार चैनल चालू किया, लेकिन नियति ने उसके लिए एक ऐसा झटका तैयार कर रखा था जिसकी कल्पना उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही टेलीविजन स्क्रीन पर नए प्रधान न्यायाधीश का नाम उभरा, नंदिनी के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया और चीनी मिट्टी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। वह नाम कोई और नहीं बल्कि न्यायमूर्ति आदित्य वर्मा था। वही आदित्य जिसे उसने 5 साल पहले महत्वहीन और सुस्त बताकर अपने जीवन से निकाल फेंका था। समाचार रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में आदित्य ने उच्च न्यायालय में रहते हुए कई ऐतिहासिक और निष्पक्ष फैसले सुनाए थे, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। उसकी विद्वता और सत्यनिष्ठा ने उसे न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था, जबकि नंदिनी को उसकी इस खामोश प्रगति की भनक तक नहीं लगी थी। उसका अहंकार आज चकनाचूर हो गया था, क्योंकि जिसे उसने पीछे छोड़ा था वह आज उसका बॉस बनने जा रहा था। शपथ ग्रहण समारोह के दिन राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल गरिमा और भव्यता से भरा हुआ था, जहां देश के तमाम दिग्गज मौजूद थे। नंदिनी भी अन्य न्यायाधीशों की कतार में खड़ी थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थीं। जब आदित्य ने हॉल में प्रवेश किया तो उनकी चाल में वही पुराना संयम था, लेकिन अब उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज था जिसे अनदेखा करना असंभव था। उन्होंने अपनी साधारण काली शेरवानी पहनी हुई थी, जो उस चकाचौंध भरे माहौल में उनकी सादगी और गंभीरता को और भी उभार रही थी। नंदिनी अपनी सांसें रोके उसे देख रही थी। यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने 15 साल बिताए थे। जब आदित्य वर्मा ने ईश्वर के नाम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो उनकी गूंजती हुई आवाज ने हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। नंदिनी को लगा जैसे वह आवाज सीधे उसकी आत्मा से टकरा रही है।
उसे उसके अतीत के फैसलों का कड़वा आईना दिखा रही है। शपथ लेने के बाद जब आदित्य ने सभा की ओर देखा तो उनकी नजरें एक पल के लिए नंदिनी पर ठहरीं, लेकिन उनमें प्रतिशोध या विजय का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक अपार शांति थी, जिसने नंदिनी को और भी अधिक विचलित कर दिया। अब वह देश की न्याय व्यवस्था का मुखिया था, रोस्टर का स्वामी, जो यह तय करेगा कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। समारोह समाप्त होने के बाद जब राष्ट्रगान की धुन बजी तो नंदिनी का सिर शर्म और अज्ञात भय के मिश्रित भावों से झुक गया। उसे अचानक वह आखिरी वाक्य याद आया जो आदित्य ने घर छोड़ते समय कहा था कि समय सबको एक दिन उसी चौराहे पर मिला देता है। आज वह चौराहा सुप्रीम कोर्ट का पवित्र प्रांगण बन गया था, जहां उसका पूर्व पति अब उसका मुख्य न्यायाधीश था। उसे डर सताने लगा कि क्या आदित्य अपनी सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करके उसका करियर बर्बाद कर देगा या उसे सबके सामने अपमानित करेगा। नंदिनी आज अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद महसूस कर रही थी, जहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और उसका भविष्य अब उस व्यक्ति के हाथ में था जिसे उसने कभी ठुकराया था। अदालत के गलियारों में कामकाज का वही पुराना शोरगुल था, लेकिन नंदिनी के मन के भीतर आशंकाओं का एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने के बाद आदित्य अपनी अपार शक्तियों का उपयोग उसे नीचा दिखाने या बदला लेने के लिए करेंगे। परंतु पिछले कुछ हफ्तों में आदित्य का व्यवहार इतना पेशेवर और संतुलित था कि नंदिनी की सारी पूर्वग्रह से ग्रसित आशंकाएं धीरे धीरे निर्मूल साबित हो रही थीं। वह रोज अदालत कक्ष में बैठती और देखती कि कैसे आदित्य जटिल से जटिल संवैधानिक मामलों को भी बड़ी सहजता, धैर्य और शांति से सुलझा रहे थे। उनकी निष्पक्षता और विद्वता ने न केवल वरिष्ठ वकीलों का बल्कि साथ ही न्यायाधीशों का भी दिल जीत लिया था, जिससे नंदिनी के मन में प्रशंसा और अपराध बोध की एक अजीब सी उलझन पैदा हो रही थी। रोस्टर के स्वामी के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दिन आदित्य ने 5 न्यायाधीशों की एक विशेष संविधान पीठ का गठन किया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इस महत्वपूर्ण पीठ में नंदिनी को भी शामिल किया, जो परित्यक्त महिलाओं के पैतृक संपत्ति अधिकारों से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मामला था। नंदिनी को क्षण भर के लिए लगा कि शायद आदित्य जानबूझकर उसे इस मामले में घसीट रहे हैं ताकि वह उसे भावनात्मक रूप से विचलित कर सके और उसकी परीक्षा ले सके। केस की फाइल हाथ में लेते ही उसे अपने ही टूटे हुए रिश्ते और अतीत की परछाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह एक पेशेवर चुनौती थी और उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी कानूनी विद्वता और तर्कों से खुद को साबित करके रहेगी, चाहे सामने उसका पूर्व पति ही क्यों न हो। बंद कमरे में जब न्यायाधीशों के बीच फैसले को लेकर गहन विचार विमर्श शुरू हुआ तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। नंदिनी ने अपनी हमेशा की तरह तेज, आक्रामक और तर्कपूर्ण शैली में दलीलें पेश करना शुरू किया। उसने कानूनों की विभिन्न धाराओं, तकनीकी बारीकियों और पुराने फैसलों का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि भावनाओं का कठोर कानून में कोई स्थान नहीं होता और नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। उसकी दलीलें इतनी सटीक और धारदार थीं कि बाकी 3 जज भी सहमति में सिर हिला रहे थे। लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने नंदिनी की बात पूरी होने तक बहुत धैर्यपूर्वक सुनी और फिर बहुत ही मृदु लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी असहमति जताई। आदित्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कानून केवल शब्दों का जाल या धाराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उसका अंतिम उद्देश्य समाज के सबसे अंतिम और कमजोर व्यक्ति के आंसू पोंछना होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब एक महिला को समाज और उसका अपना परिवार छोड़ देता है तो केवल सूखी कानूनी धाराएं उसका पेट नहीं भर सकती। उसे न्याय के साथ साथ गरिमा और सम्मान भी चाहिए। उन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रों के मानवीय मूल्यों और आधुनिक मानवाधिकारों का एक ऐसा अद्भुत और संवेदनशील मिश्रण प्रस्तुत किया
जिसने वहां मौजूद सभी विद्वान न्यायाधीशों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। नंदिनी सन्न रह गई, क्योंकि आदित्य के शब्दों में वही गहराई और दूरदर्शिता थी जिसे वह 5 साल पहले समझने में पूरी तरह असमर्थ रही थी। बहस के उस नाजुक मोड़ पर नंदिनी को अपनी नैतिक हार स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि यह हार तर्कों की नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और जीवन दर्शन की थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने कभी महत्वहीन और महत्वाकांक्षाहीन समझा था, उसकी सोच का दायरा उससे कहीं अधिक विस्तृत, उदार और मानवीय है। आदित्य की आंखों में वही पुरानी करुणा और समझ थी, जो बिना किसी आरोप या शब्द के नंदिनी के अहंकार को तार तार कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे आदित्य हमेशा कहते थे कि न्याय करना ईश्वर का कार्य है और न्यायाधीश को केवल एक विनम्र माध्यम बनना होता है। आज उस कमरे में नंदिनी को अपना विशाल कानूनी ज्ञान और डिग्रियां आदित्य की व्यावहारिक समझ और मानवीय संवेदना के आगे बहुत बौनी नजर आने लगीं। बैठक समाप्त होने के बाद जब सभी न्यायाधीश अपने अपने चैम्बर की ओर जाने लगे, तो आदित्य ने नंदिनी को रोका नहीं, बस एक हल्की और सौम्य मुस्कान के साथ अभिवादन किया। उस मुस्कान में न तो अपनी जीत का उल्लास था और न ही अतीत की कोई कड़वाहट, बस एक परिपक्व पेशेवर शिष्टाचार था। नंदिनी अपने चैम्बर की ओर लौटी, लेकिन उसके कदम मन के बोझ से भारी हो गए थे और हृदय में पश्चाताप की आंधी चल रही थी। वह उस मखमली कुर्सी पर बैठ गई जिसे पाने के लिए उसने अपना घर और रिश्ता छोड़ा था, लेकिन आज वह कुर्सी उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। उसे यह एहसास कचोटने लगा कि उसने कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर बटोरा, जबकि असली रत्न को उसने अपनी नासमझी में धूल में फेंक दिया था। सुप्रीम कोर्ट की नियमित कार्यवाही अपनी पूरी गति पर थी। तभी अचानक मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे न्यायमूर्ति आदित्य वर्मा के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उनका शरीर एक ओर लुढ़क गया। अदालत कक्ष में गहरा सन्नाटा पल भर में चीख पुकार में बदल गया। सुरक्षाकर्मी और साथी न्यायाधीश उनकी ओर दौड़े, जबकि कार्यवाही तुरंत स्थगित कर दी गई। नंदिनी, जो पास की ही एक संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर रही थी, यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सायरन की आवाजें गूंजने लगीं और उन्हें तत्काल एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे अत्यधिक कार्य तनाव और हृदय पर पड़े पुराने दबाव का परिणाम बताया। उस पल नंदिनी को लगा कि उसकी अपनी धड़कनें रुक गई हैं और अदालती प्रोटोकॉल की दीवारें उसके भीतर उमड़ती चिंता के सैलाब को रोकने में असमर्थ साबित हुईं। अस्पताल के ठंडे गलियारों में बेचैनी से टहलते हुए नंदिनी को आदित्य के निजी सचिव ने बताया कि उनकी कुछ पुरानी मेडिकल फाइलें और दवाइयां उनके आवास पर रखी हैं, जिनकी डॉक्टरों को तत्काल आवश्यकता है। वह बिना समय गंवाए लुटियंस जोन स्थित उनके सरकारी बंगले पर पहुंची, जहां उसका स्वागत रामकाका ने किया, जो दशकों से आदित्य के परिवार की सेवा कर रहे थे। रामकाका की बूढ़ी आंखों में आंसू थे और उन्होंने नंदिनी को देखते ही अपनी वर्षों पुरानी चुप्पी तोड़ दी, मानो वे इस बोझ को अब और नहीं सह सकते थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि साहब ने अपनी सेहत का कभी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि पिछले 5 सालों से वे अपना सारा समय, धन और ऊर्जा बनारस में अपने बीमार माता पिता की सेवा और इलाज में खपा रहे थे। नंदिनी अवाक होकर सुनती रही, जैसे वह पत्थर की कोई निर्जीव मूरत हो, जबकि रामकाका बता रहे थे कि कैसे आदित्य ने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के कई सुनहरे अवसरों को जानबूझकर ठुकरा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपने माता पिता के अंतिम दिनों में उनके पास रह सकें और उनकी सेवा कर सकें, जिसे नंदिनी ने उस समय महत्वाकांक्षा की कमी समझा था। रामकाका ने यह भी बताया कि आदित्य नहीं चाहते थे कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भारी बोझ नंदिनी के चमकते करियर की उड़ान में बाधा बने, इसलिए उन्होंने उस समय चुपचाप तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वे रात रात भर जागकर गरीबों के मुकदमे मुफ्त में लड़ते थे और दिन में माता पिता की सेवा करते थे।
यह जानते हुए भी कि दुनिया और खुद उनकी पत्नी उन्हें एक असफल व्यक्ति मान रही थी। राम काका ने पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक डायरी निकाली और नंदिनी के हाथों में थमा दी, जिसे आदित्य अक्सर अपने अकेलेपन के क्षणों में लिखा करते थे। नंदिनी ने कांपते हाथों से उस डायरी को खोला, जिसके पन्नों पर तारीख दर तारीख उसके लिए लिखी गई मौन प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं दर्ज थीं। पूरी डायरी में कहीं भी एक भी शब्द में कड़वाहट, शिकायत या नंदिनी के प्रति क्रोध का नामो निशान नहीं था। केवल उसकी सफलता के लिए ईश्वर से की गई मन्नतें थीं। एक पन्ने पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा था कि नंदिनी का उड़ना उसका स्वभाव है और मेरा कर्तव्य उसे पिंजरे में कैद करना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करके पूरा आसमान देना है, भले ही उस आसमान में मेरे लिए कोई जगह न हो। डायरी के पन्ने पलटते हुए नंदिनी की नजर उस विशेष तारीख पर जाकर रुक गई, जिस दिन उनका तलाक हुआ था और वह घर छोड़कर गई थी। आंसुओं से धुंधली हो चुकी स्याही में आदित्य ने लिखा था कि आज मैंने अपने जीवन के सबसे अनमोल हिस्से को विदा किया, ताकि वह अपनी नियति को प्राप्त कर सके और खुश रह सके। उसने लिखा था कि सच्चा प्रेम किसी को बांधने वाला बंधन नहीं, बल्कि उसे शक्ति देने वाला आधार होना चाहिए। इसलिए मेरा मौन रहना ही मेरे प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इन शब्दों को पढ़ते ही नंदिनी के भीतर का वह कठोर और तर्कशास्त्री न्यायाधीश पूरी तरह टूट गया और उसकी जगह एक पश्चातापी स्त्री ने ले ली, जो अपनी ही गलतियों के मलबे में दबी हुई थी। कमरे में पसरी भारी खामोशी में केवल नंदिनी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और उसके अनवरत बहते आंसुओं ने डायरी के उस पन्ने को पूरी तरह भिगो दिया था। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया कि असली ताकत पद, लाल बत्ती वाली गाड़ी या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ प्रेम में निहित होती है, जिसे आदित्य ने जिया था। उसने महसूस किया कि वह सुप्रीम कोर्ट की जज बनकर भी जीवन की सबसे बड़ी अदालत में बुरी तरह हार गई थी, जबकि आदित्य ने सब कुछ हारकर भी इंसानियत की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। उसकी सारी उपलब्धियां, मेडल और प्रशंसा पत्र आज उसे धूल के समान व्यर्थ लग रहे थे और उसका अहंकार आंसुओं की धारा में बहकर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कुछ देर बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, चेहरे को धोया और डायरी को अपने बैग में रखकर वापस अस्पताल की ओर चल पड़ी। लेकिन अब वापस लौट रही वह महिला वह नंदिनी नहीं थी जो कुछ घंटे पहले यहां से गई थी। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। आईसीयू के बाहर कांच की दीवार से उसने बेहोश पड़े आदित्य को देखा, जिसके चेहरे पर बीमारी और कष्ट में भी एक अजीब सी साधु जैसी शांति थी। अब उसकी आंखों में भविष्य को लेकर डर नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और सेवा का भाव था, मानो वह अपने प्रायश्चित का रास्ता ढूंढ चुकी हो। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक आदित्य पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, वह उनकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी और इस बार वह रिश्तों को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर रखेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय का विशाल और गोलाकार मुख्य कक्ष वकीलों, पत्रकारों और आम जनता से खचाखच भरा हुआ था। सभी की निगाहें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे न्यायमूर्ति आदित्य वर्मा पर टिकी थीं, जो अपनी बीमारी से उबरने के बाद पहली बार पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके चेहरे पर बीमारी के हल्के निशान अब भी बाकी थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक और व्यक्तित्व का तेज पहले से कहीं अधिक प्रखर हो गया था। नंदिनी, जो उनके बाईं ओर बैठी थी, एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी, जैसे कि किसी लंबे और कठिन तूफान के गुजर जाने के बाद समुद्र शांत हो जाता है। आज केवल एक महत्वपूर्ण मुकदमे का फैसला नहीं होना था, बल्कि यह उन दोनों के जीवन के एक बड़े अध्याय का समापन भी था, जो वर्षों से अधर में लटका हुआ था। जब न्यायमूर्ति आदित्य ने परित्यक्त महिलाओं के अधिकारों पर अपना ऐतिहासिक फैसला पढ़ना शुरू किया, तो पूरा अदालत कक्ष एक पवित्र सन्नाटे में डूब गया। उनकी आवाज में कानून की कठोरता नहीं, बल्कि एक ऋषि की करुणा और एक समाज सुधारक की दूरदर्शिता गूंज रही थी। उन्होंने अपने फैसले में लिखा
कि विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि दो आत्माओं की साझा यात्रा है, जिसमें किसी को पीछे छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। नंदिनी एकटक उन्हें देख रही थी और उसके मन में गर्व की एक लहर दौड़ गई कि यह महान व्यक्ति कभी उसका जीवन साथी था। आज उसे समझ आया कि आदित्य का कानून पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन के उन मूल्यों से उपजा था जिन्हें उसने अपनी महत्वाकांक्षा की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया था। फैसले के अंत में जब नंदिनी ने सहमति के रूप में अपने हस्ताक्षर किए, तो उसे लगा जैसे वह किसी कानूनी दस्तावेज पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के स्वीकृति पत्र पर दस्तखत कर रही है। यह हस्ताक्षर उस पेशेवर खाई को भी पाट रहा था जो 5 साल पहले उनके बीच खुद गई थी, और अब वे एक ही धरातल पर खड़े थे। कार्यवाही समाप्त होने की घोषणा के साथ ही वकीलों ने मेज थपथपाकर इस युगांतकारी निर्णय का स्वागत किया। लेकिन आदित्य और नंदिनी के बीच केवल मौन संवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस क्षणिक दृष्टि विनिमय में हजारों शब्दों का आदान प्रदान हो गया, जिसमें सम्मान, पश्चाताप और एक नई समझ की गहराई छिपी हुई थी। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन नंदिनी जानती थी कि असली फैसला तो अभी अदालत के बाहर होना बाकी था। शाम ढलते ढलते अदालत के गलियारे सुनसान हो गए थे और डूबते सूरज की नारंगी किरणें खंभों के बीच से झांक रही थीं। नंदिनी अपने भारी कदमों के साथ मुख्य न्यायाधीश के निजी चैम्बर की ओर बढ़ी, जहां आदित्य खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के दृश्य को निहार रहे थे। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और आदित्य के पलटने का इंतजार किया। उसके दिल की धड़कनें किसी दोषी की तरह तेज चल रही थीं। जब आदित्य ने उसे अंदर आने का इशारा किया, तो कमरे में वही पुरानी सादगी थी जो बनारस में उनके छोटे से घर में हुआ करती थी। वहां न कोई दिखावा था और न ही सत्ता का प्रदर्शन, बस किताबों का ढेर और मेज पर रखी भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी जो उनके जीवन के असली आधार को दर्शाती थी। नंदिनी ने कांपते होठों से बात शुरू की और कहा कि आज उसने न केवल एक जज के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत कुछ सीखा है। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की और स्वीकार किया कि उसकी सफलता की परिभाषा कितनी छिछली और अधूरी थी। उसने आदित्य से माफी मांगी, लेकिन यह माफी किसी पत्नी की घर वापसी के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा के बोझ को हल्का करने के लिए थी। उसने कहा कि उसने हीरे की परख जौहरी बनकर नहीं, बल्कि एक व्यापारी बनकर की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नंदिनी ने स्वीकार किया कि पद और प्रतिष्ठा तो अस्थायी हैं, लेकिन जिस त्याग और सेवा भाव से आदित्य ने जीवन जिया है, वही शाश्वत सत्य है। आदित्य ने बहुत ही धीरज से उसकी बातें सुनी और फिर अपनी मेज से पानी का गिलास उसे थमाया, जैसे वे पुराने दिनों में किया करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि माफी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियति ने हम दोनों को अलग अलग रास्तों पर इसलिए भेजा था ताकि हम अपनी सच्चाई को खोज सकें। उन्होंने समझाया कि अगर नंदिनी उस दिन नहीं गई होती, तो शायद वह कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाती और न ही आदित्य को अपनी जड़ों की सेवा करने का अवसर मिलता। उन्होंने इसे कर्म का एक आवश्यक चक्र बताया, जहां बिछड़ना भी मिलन की ही एक प्रक्रिया का हिस्सा था। आदित्य के शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस एक गहरे दोस्त का अपनापन था, जिसने नंदिनी के सारे अपराध बोध को धो दिया। तभी एक सेवक ट्रे में 2 कप मसाला चाय और कुछ बिस्कुट लेकर आया, जिसकी खुशबू ने कमरे के माहौल को अचानक बहुत ही घरेलू और आत्मीय बना दिया। आदित्य ने 1 कप नंदिनी की ओर बढ़ाया और कहा कि भले ही हम अतीत में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं। यह चाय उसी पुरानी रेसिपी की याद दिला रही थी जिसे वे बरसात के दिनों में साथ पिया करते थे, और इस साधारण सी प्याली में दुनिया भर की मिठास घुली हुई थी। उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया और न ही दोबारा साथ रहने की कसम खाई, लेकिन उस पल में यह तय हो गया कि अब वे जीवन भर एक दूसरे के सच्चे हमसफर और मार्गदर्शक बनकर रहेंगे। कहानी का अंत किसी नाटकीय मिलन के साथ नहीं,
बल्कि एक गहरी और परिपक्व समझ के साथ हुआ, जहां दो लोग अपनी गलतियों और अच्छाइयों के साथ एक दूसरे को स्वीकार कर रहे थे। वे दोनों खिड़की के पास खड़े होकर दिल्ली के आसमान को देखने लगे, जहां रात का अंधेरा अब रोशनी में बदल रहा था। नंदिनी ने महसूस किया कि सच्चा न्याय केवल अदालत के बंद कमरों में नहीं होता, बल्कि उस पल में होता है जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करता है। जीवन की अदालत में आज उन दोनों ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, और वह जीत थी मन की शांति और परस्पर सम्मान की। चाय की वह आखिरी चुस्की उनके नए और निस्वार्थ रिश्ते की पहली गवाही थी।